हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पाई सेक्शन फ़िल्टर के बारे में स्टडी करेंगे। पुराना लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर एक प्रकार की डिवाइस है जो कि डिज़ायर्ड रेंज की फ्रिक्वेंसीज़ को पास होने देता है और अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज़ को रोकता है। एक फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए हम कैपेसिटर और इंडक्टर का उपयोग करते हैं। इन कैपेसिटर और इंडक्टर को किस आधार पर जोड़ा गया है, उसी बेसिस पे फ़िल्टर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंडक्टर फ़िल्टर। इंडक्टर डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करता है, तो इस प्रॉपर्टी को आपने काम में लेके इंडक्टर फ़िल्टर डिज़ाइन किया था। सेकंड हमने देखा कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। इस प्रॉपर्टी को कैपेसिटर फ़िल्टर में यूज़ किया गया था। जो कैपेसिटर फ़िल्टर है उसकी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्टी और इंडक्टर फ़िल्टर की करंट स्मूथिंग प्रॉपर्टी, इन दोनों को मर्ज करके थर्ड फ़िल्टर हमने पढ़ा था एल सी सेक्शन फ़िल्टर। एल सी सेक्शन फ़िल्टर को पढ़ने की आवश्यकता ये थी कि इंडक्टर फ़िल्टर और कैपेसिटर फ़िल्टर दोनों के ही रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। यदि लोड रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जाए तो उसके आधार पर आपका रिपल फैक्टर भी चेंज हो रहा था। तो इस डिपेंडेंसी को, इस निर्भरता को हटाने के लिए हमने यूज़ किया एल सी सेक्शन फ़िल्टर, जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर को इन्वर्टेड एल शेप में जोड़ा गया था। जब इसका रिपल फैक्टर हमने निकाला तो हमने देखा कि ये लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि एक एडवांटेज है। तो इसी के आगे हम पढ़ रहे हैं फोर्थ टाइप का फ़िल्टर, पाई सेक्शन फ़िल्टर। पाई सेक्शन फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए एक शंट कैपेसिटर फ़िल्टर को इनपुट साइड में लगाया जाता है और उसके जस्ट बाद में आप एक एल सेक्शन फ़िल्टर या एल सी फ़िल्टर को आप लगाते हैं। तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? एक कैपेसिटर फ़िल्टर और एक एल सेक्शन फ़िल्टर का कॉम्बिनेशन आपको एक पाई फ़िल्टर देता है। जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो डायरेक्टली हम फर्स्ट, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर फ़िल्टर में क्या होगा, एक कैपेसिटर यूज़ करोगे और एलसी फ़िल्टर में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तो टोटल आपके इस सर्किट में क्या रहेगा, ये डायग्राम आप देखिए। टोटल इस सर्किट में आप देखिए कि एक इंडक्टर नज़र आ रहा है और दो कैपेसिटर। ओके, ये एक इंडक्टर हो गया आपका और ये दो कैपेसिटर। ये जो फर्स्ट पोर्शन दिख रहा है ये हो गया आपका कैपेसिटर फ़िल्टर और ये सेकंड पोर्शन है, ये है आपका एलसी सेक्शन फ़िल्टर। ठीक है, तो पहले जो रेक्टिफायर का आउटपुट आपको मिल रहा है वो कैपेसिटर C1 दिख रहा है, C1 के इनपुट में दिया जाएगा। C1 क्या करेगा? कैपेसिटर फ़िल्टर है, साफ सी बात है, ये डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा। तो जितनी एसी, क्योंकि एसी कंपोनेंट्स को ही आप रिपल कह रहे हैं, तो कैपेसिटर C1 के द्वारा एसी कंपोनेंट्स यहाँ से बाईपास हो जाएंगे। ठीक है, और बचे हुए डीसी कंपोनेंट को आप एल सेक्शन फ़िल्टर में इनपुट में दोगे। एल सेक्शन फ़िल्टर में इंडक्टर क्या करेगा, ये इंडक्टर डीसी को पास कर देगा और यदि थोड़ी बहुत मात्रा में नेग्लिजिबल अमाउंट में अभी भी एसी कंपोनेंट है तो उनको C2 के द्वारा बाईपास कर दिया जाएगा। तो ये डीसी कंपोनेंट डायरेक्टली आपके लोड रेजिस्टेंस की तरफ चले गए। तो इस प्रकार ये काम कर रहा है कि अल्टीमेटली आपको आउटपुट पे डीसी वोल्टेज मिल रहा है। जो एसी कंपोनेंट्स हैं उनको पहले C1 के द्वारा रोका गया, डीसी कंपोनेंट्स एल सेक्शन के द्वारा शॉर्ट सर्किट होते हुए लोड रेजिस्टेंस पे पहुँचे। यदि वहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में भी एसी कंपोनेंट्स थे तो वो बाईपास हो गए कैपेसिटर C2 के द्वारा। तो यहाँ एफिशिएंटली आप एसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर पा रहे हो। तो यही हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पाई सेक्शन फ़िल्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक शंट कैपेसिटर और उसके बाद में एक एल सेक्शन फ़िल्टर का उपयोग किया गया है। जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो डायरेक्टली हम कैपेसिटर C1 को दे रहे हैं, जिससे जो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज है वो सबसे पहले इस कैपेसिटर के द्वारा फ़िल्टर कर दिया जाएगा और उसके बाद में कॉइल और दूसरे शंट कैपेसिटर में पास किया जाता है। जो इसका कंस्ट्रक्शन हमने है वो एक पाई, ग्रीक लेटर पाई की शेप का है, इसलिए आप इसको पाई फ़िल्टर कहते हो। अब कैपेसिटर क्योंकि इसके इनपुट साइड में प्रेजेंट है तो इसे आप कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर भी कहते हो। तो पाई सेक्शन फ़िल्टर के दो और नाम हैं, एक है पाई फ़िल्टर क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना एक पाई लेटर के समान है। दूसरा, इसके इनपुट साइड पर आपने एक इनपुट कैपेसिटर यूज़ किया है, इस वजह से इसे आप
कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर भी कहते हो। तो ये दो नाम भी हमें ध्यान रखना है। अब किसी भी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अब किसी भी फ़िल्टर का अल्टीमेट एम क्या होता है कि जो डीसी वोल्टेज हमें मिले वो रिपल फ्री हो। अब पाई फ़िल्टर सब अभी तक हमने जो जितने फ़िल्टर्स पढ़े हैं वो भी आपको रिपल्स आपके रिमूव कर रहे थे, बट पाई फ़िल्टर आपका रिपल्स को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें क्योंकि आपका एक कैपेसिटर इनपुट साइड पे भी यूज़ किया गया है, वो भी उसको हटाएगा, और अगर कुछ मात्रा में और बचे तो वो C2 उसको हटा देगा। वर्किंग हम देख लेते हैं इसकी, वर्किंग ऑफ पाई फ़िल्टर। जो आउटपुट वोल्टेज रेक्टिफायर से मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स होंगे। इन एसी कंपोनेंट्स को ही आप एसी रिपल्स कहते हैं, जो कि हमारी डिवाइस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारी आवश्यकता है कि हम इन एसी रिपल्स को रिमूव करें। तो आउटपुट जो रेक्टिफायर का है वो डायरेक्टली हमने कैपेसिटर C1 को दिया, जो यहाँ से सप्लाई है, यहाँ से आउटपुट जो मिल रहा है वो कैपेसिटर C1 को सबसे पहले दिया गया। कैपेसिटर C1 क्या करेगा? एसी रिपल्स को तो एक लो इम्पिडेंस पाथ देगा, उन्हें पास होने देगा, और जो डीसी वोल्टेज है उनके लिए एक हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एसी रिपल्स है वो सारे के सारे आपके बाईपास हो जाएंगे कैपेसिटर के द्वारा इनपुट स्टेज पे ही। और जो कुछ मात्रा में अगर रेजिडुअल एसी कंपोनेंट्स आपके बचते भी हैं तो वो कैपेसिटर C2 जो कि लोड के पैरेलल में आपने लगाया है उसके द्वारा आप फ़िल्टर कर देंगे। तो इसकी एफिशिएंसी बाकी के फ़िल्टर से बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने एल सेक्शन फ़िल्टर हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर था, अगर उसमें एसी रिपल्स मान लीजिए कि 1% अभी भी फ़िल्टरिंग के बाद में लेफ़्ट हो रखे हैं, तो पाई फ़िल्टर में क्या किया आपने, एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा और लगाया है, तो वो पाई फ़िल्टर में उस कैपेसिटर के यूज़ की वजह से वो 1% रिपल फैक्टर भी आप रिमूव कर दोगे, रिपल रिमूव कर दोगे। तो इसलिए पाई फ़िल्टर को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको वेवफॉर्म मिलती है। फ़िल्टर्ड आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मिल रही है, ये टोटल आपके इनपुट चल रहा था। एक पर्टिकुलर कल जो हमने डिस्कस किया था, एक T1 को क्रॉस करने के बाद में आपका चार्जिंग हो रही थी, देन डिस्चार्जिंग हो रही थी, तो इस टाइप की शेप ही आपको मिल रही थी, वही आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। फर्स्ट लाइन आप देखिए, जो पाई फिल्टर है उसके लिए वोल्टेज के लिए इक्वेशन दी जाती है VR इक्वल्स टू IDC अपॉन 2FC। अब यहाँ पे पाई फिल्टर के केस में C इक्वल्स टू C1, क्योंकि हम कैपेसिटर फिल्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो C इक्वल्स टू C1 इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। जो RMS वैल्यू रहेगी आउटपुट वोल्टेज की वो दी जाती है VAC RMS इक्वल्स टू VR अपॉन पाई रूट 2। यहाँ पे आप VR की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए IDC अपॉन 2FC1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको एक XC1 से रिप्लेस कर रही हूँ। ये कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, XC1 इक्वल्स टू होता है 1/2 ओमेगा C1। ठीक है, आप फुल वेव रेक्टिफायर ही पढ़ रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू आप रखिए 2πf। तो यहाँ से XC1 क्या मिल गया आपको, XC1 इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा C1 इक्वल्स टू 1/4πf C1। ये मुझे वहाँ चाहिए, तो नीचे आप यहाँ इस VAC RMS के फॉर्मूले देखिए, आपको नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 4π। अभी आपको क्या मिल रहा है, 2√2π। इसको 4 बनाने के लिए क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे क्या बन जाएगा आपका 4πC1, 4πfC1, और ये √2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब जो ये 1/4πfC1 बना है इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, XC1 से। तो फाइनली आपका VAC RMS का फॉर्मूला बन गया IDC, ये एज इट इज़ था IDC, देन आपने 1/4πfC1 को रिप्लेस किया तो ये हो गया XC1, और √2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, तो ये √2 वो रहा। तो अल्टीमेटली आपका VAC RMS का फॉर्मूला बना IDC XC1 √2। ठीक है, अब जब ये VAC RMS है, ये आपने इनपुट में दिया है L सेक्शन फ़िल्टर के। ठीक है, L सेक्शन फ़िल्टर में आपने दे रहे हैं तो वो एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनेगा आपका। डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, जो XC1, ये जो फर्स्ट C1 है, यहाँ से आपने VAC RMS दिया। अब यहाँ से जो वोल्टेज है वो इस L सेक्शन में क्या करेगा, इनपुट के जैसे लग रहा है, तो ये एक L और C एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, आपको किसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, लोड के अक्रॉस, ये दोनों पैरेलल में ही है, तो आप
सी के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, C2 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। टोटल वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे लगाते हैं, मान लीजिए इनपुट वोल्टेज हो गया VI, जो यहाँ है क्या, इस केस में क्या है VAC RMS, इनटू किसके अक्रॉस निकाल रहे हो आप, C2 के अक्रॉस, तो XC2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन टोटल रेजिस्टेंस XC2 प्लस XL, ठीक है। XC2 प्लस XL में हमें पता है कि XL इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन XC2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लगभग XL के। तो फाइनली आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, इनपुट वोल्टेज हो गया आपका VAC RMS इनटू किसके अक्रॉस निकाल रहे हो, XC2 के, डिवाइडेड बाई आपको करना था XC2 प्लस XL, पर XL इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन XC2, तो फाइनली आपका नीचे बचेगा XL। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया V डैश AC RMS इक्वल्स टू VAC RMS इंटू XC2 अपॉन XL, ठीक है। अब यहाँ पे VAC RMS की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते, तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, V डैश AC RMS अपॉन V DC, तो दोनों वैल्यूज़ अपन यहाँ पे पुट करते हैं। V डैश AC RMS की वैल्यू हो गई आपकी √2 IDC XC1 XC2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई XL, ये हो गया VDC XL। VDC को आप और क्या लिख सकते हो, IDC इंटू RL, IDC से IDC आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपकी वैल्यू कितनी बची रिपल फैक्टर की, √2 XC1 इंटू XC2 डिवाइडेड बाई RL इंटू XL, ठीक है। √2 बाई RL को मैं सेपरेटली निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब XC1 XC2 और XL की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं। XC1 क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा C1, ऐसे ही XC2 क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा C2, और XL क्या होता है 2 ओमेगा L, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ही कर रहे हैं हम सारा, तो ये हो गया 2 ओमेगा L। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका रिपल फैक्टर क्या हो रहा है, √2 8 ओमेगा क्यूब √2 अपॉन 8 ओमेगा क्यूब C1 C2 L RL, ठीक है। अब इस पाई सेक्शन फ़िल्टर के एडवांटेज क्या होते हैं, इसका आउटपुट वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है, रिपल फैक्टर का इसका सबसे लोएस्ट है, पीक इन्वर्स वोल्टेज इसका हाई होता है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें पुअर वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलते हैं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज लोड करंट के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए ये वाला कैपेसिटर आपका वेरिएबल लोड्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो इसमें पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ होता है, इसको कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको पूरा एग्जैक्ट सिग्नल रिट्रीव करना हो आफ्टर मॉड्यूलेशन के पश्चात अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको पर्टिकुलर सिग्नल एग्जैक्टली रिट्रीव करना है, वापस प्राप्त करना है वैसा का वैसा, वहाँ पे आप इसे काम में लेते हो। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन साइड में सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है, मॉड्यूलेशन में क्या होता है हाई फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल्स में आप उसको भेजते हो, जबकि रिसीवर साइड में फ़िल्टर्स के द्वारा इसको पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में डीमॉड्यूलेट कर दिया जाता है। तो ये सारा हो गया आपका पाई सेक्शन फ़िल्टर। तो फिल्टर्स में अभी तक अपन 4 टाइप पढ़ चुके हैं, इंडक्टर फ़िल्टर, कैपेसिटर फ़िल्टर, फिर था आपका L सेक्शन फ़िल्टर और लास्ट था आपका पाई सेक्शन फ़िल्टर। थैंक यू सो मच।